देवांश रूपाली को सोता देख ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसकी आंखें तृप्त ही नहीं हो रही थीं। लगा जैसे इस दृश्य को पी ले वह। चंद्रमा की खूबसूरती को देख सागर कितना बेचैन हो जाता है। उसकी लहरें सब बंधन तोड़ उसे छूने को बेताब हो जाती हैं। वैसे ही रूपाली को देख देवांश की धमनियों में ज्वार सा उठने लगा। उसका अपने आप पर काबू नहीं रहा था। उसके हाथ मचल रहे थे रूपाली के चेहरे पर पड़ी लटों को हटाने के लिए। उसे महसूस हुआ कि अगर वह 2 पल भी वहाँ रुका तो कुछ न कुछ ऐसी हरकत अवश्य कर बैठेगा जो ठीक नहीं होगी। वह तुरंत मुड़ा और जमुना से बिना कुछ बोले अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। देवांश ऑफिस अवश्य चला आया, लेकिन चित्त रूपाली के पास रह गया था। सारा दिन उसे होश नहीं उसने क्या काम किया और किससे बात की। और कोई दिन होता तो जवाहर को न केवल फटकार मिलती, बल्कि बिना बताए छुट्टी करने के कारण निष्कासित कर दिया जाता। लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार रूपाली की देह आ रही थी। काम ने उसे मदहोश कर दिया था। रक्त के माध्यम से शरीर की सारी नसों में समा गया था। उसके लिए ये स्थिति झेल पाना असंभव हो रही थी। उसके मन में अवसाद और बेचैनी जाग गई थी। उसे लग रहा था वह अग्नि के झरने के नीचे खड़ा जल रहा है। इस बेहोशी की हालत में ही वह घर पहुंचा और बार बार उसका हाथ टेलीफोन पर जाता। एक बार फ़ोन करके रूपाली की आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन उसने नियंत्रण रखा अपने आप पर। जानता था उसकी आवाज़ सुनकर वह अपना आपा खो देगा और तुरंत उसके घर पहुंच जाएगा। देवांश ने किसी तरह इस बेचैनी में ही रात काटी। वह जानता था रूपाली की तबीयत ठीक होने तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले दिन जवाहर ऑफिस में समय से पहले ही आ गया था। देवांश ने पहुंचते ही उसे बुलवा भेजा। जवाहर को लग रहा था कि अब उसकी सामत आएगी। देवांश से उसको कोई रियायत या लिहाज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन देवांश ने पहले दिन के अवकाश के विषय में कुछ कहा नहीं। वह अपने ख्यालों में था और जवाहर के आते ही उसने पूछा, रूपाली अब कैसी है? जवाहर कुर्सी पर बैठते हुए परेशान स्वर में बोला, कल डॉक्टर को दिखाया था, उसकी बताई दवाई दी है। रात को बुखार तो आया, लेकिन इतना तेज नहीं था जितना पहले हो जाता था। जवाहर को जमुना ने बता दिया था देवांश आया था और बहुत गुस्से में था। जवाहर नहीं जानता था अब देवांश के आगे क्या प्रतिक्रिया होगी और वह क्या करने वाला है। देवांश की आवाज़ में कठोरता नहीं थी। जिस डॉक्टर को दिखाया है वह काबिल नहीं है तो डॉक्टर जरीवाला को दिखा देते हैं। शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर है, जवाहर धीमे स्वर में बोला। शुरू से डॉक्टर शर्मा को दिखाते आए हैं। उनकी दवाइयों से रूपाली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। 2-3 दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देवांश कुर्सी पर पीछे सहारा लेकर आराम से बैठते हुए बोला, उसके खाने पीने का ध्यान रखना। कुछ चाहिए हो तो बता देना। जब वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी आगे की खरीदारी तब कर लेंगे। जवाहर कमरे से बाहर आ गया। उसे पहली बार लगा देवांश को रूपाली की चिंता है। चलो लड़की खुश रहेगी और उसे क्या चाहिए। देवांश के लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा था। अगले दिन उसने जवाहर से फिर रूपाली की तबीयत के बारे में पूछा। जवाहर का जवाब था, कल रात से बुखार नहीं आया, लेकिन कमजोरी बहुत है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। देवांश ने सब्र का घूंट पी लिया। जवाहर ने जब यह बात घर में दोनों को बताई तो राधिका बड़ी प्रसन्न हुई। बेटी की इतनी फिक्र कर रहा है, उसे बड़ी निश्चिंतता हुई। लेकिन रूपाली का तनाव बढ़ गया। देवांश के साथ खरीदारी करना उसे बड़ा भारी काम लग रहा था। उसे लग रहा था थकान और तनाव के कारण ही उसकी तबीयत खराब हुई थी। फिर उसे यह सब दोबारा झेलना पड़ेगा। उसने निश्चय किया वह संकोच नहीं करेगी और 3 घंटे बाद ही मना कर देगी। वह इससे अधिक नहीं घूम सकती। 2-3 दिन में रूपाली जब पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो ठीक दिन के 12 बजे देवांश लेने आ गया। राधिका ने रूपाली को इस बार पहले से ही ठीक से तैयार होने की हिदायत दे दी थी। ठीक से तैयार होने का मतलब था ढंग का चुन्नी वाला कुर्ता, कान में झुमके, हाथ में कंगन, चेहरे पर मेकअप और पेट भर नाश्ता। माँ से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह माँ के बताए अनुसार बन ठन कर देवांश का इंतजार करने बैठ गई थी। राधिका उसे पानी का गिलास और दवाई पकड़ाते हुए बोली, ज़्यादा समय मत लगाना और मैंने सैंडविच रख दिए हैं, खा लेना।
शाम को सुमन की बहन की शादी में जाने को रहने दो। सारा दिन खरीदारी करके थक जाओगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। रूपाली दवाई खाते हुए बोली, नहीं, थोड़ी देर में ही देवांश जी से बोल दूंगी, थक गई हूँ, घर जाना है। सुमन की बहन की शादी में तो जाना ही है। बहुत बोल कर गई थी, मेरी सबसे अच्छी सहेली है, बुरा मान जाएगी। आप चिंता मत करो, पूरी रात नहीं रुकूंगी, बस 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। रूपाली और उसकी सहेलियों ने रात भर रुकने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन रूपाली ने मना कर दिया। घंटी बजते ही रूपाली बाहर आ गई। देवांश को अंदर बुलाने से क्या फ़ायदा, बेकार माँ का तनाव ही बढ़ेगा। देवांश उसको जब देखता हैरान रह जाता। इतना सौंदर्य हर रूप में और अधिक खूबसूरत लगती है। आंखों के मेकअप के कारण उसकी आंखें और भी मोहक लग रही थीं। वह एक पल को ठगा सा देखता रह गया और रूपाली गाड़ी के दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ गई। देवांश ने गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर को बता दिया कि कहाँ जाना है। मधुर आवाज में रूपाली से बोला कि अब तबीयत कैसी है। रूपाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है, ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जितनी देर कंफर्टेबल लगे उतनी देर शॉपिंग करेंगे, आज बस ज्वेलरी देख लेते हैं। रूपाली ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे देवांश की आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। पुरुषों की नज़रों से अनजान नहीं थी। देवांश उसे अपलक देख रहा था। चेहरे से होते हुए उसकी नज़र देह पर भी जा रही थी। रूपाली को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अपनी नज़र गाड़ी के बाहर स्थिर कर ली। देवांश उसे बहुत बड़े शोरूम में ले गया, जहाँ चारों तरफ तेज रोशनी में गहने ही गहने थे। रूपाली की समझ में नहीं आ रहा था कि इतने गहनों में से कोई चुनाव कैसे करता होगा। कीमत का उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। इससे पहले उसने कभी असली सोने के गहने खरीदे नहीं थे। पटरी पर से वह नकली आभूषण खरीद कर ही खुश थी। देवांश को देखते ही शोरूम में हलचल सी मच गई। 2 बंदे सामान दिखाने के लिए लपके। एक बंदा पानी लेकर बढ़ा उनकी तरफ। शोरूम का मैनेजर एकदम देवांश के पास आकर खड़ा हो गया और बड़े अदब से बोला, क्या सेवा करें सर आपकी। रूपाली को मन ही मन हंसी आ रही थी। हर जगह पैसा बोलता है। वह अकेली आती तो ये लोग उसे एक अंगूठी दिखाने में भी नखरे दिखाते। देवांश के बताए अनुसार एक से एक कीमती और शानदार हार उनके सामने पेश किए जाने लगे। जब देवांश को एक पसंद आया तो उसने रूपाली की तरफ देखकर कहा, यह कुछ सही लग रहा है, और उठाकर उसके गले में डाला। उसके पीछे खड़े हो आईने में देखने लगा। रूपाली को लगा जैसे देवांश की उंगलियां उसके गले पर फिसल रही हैं। वह असहज हो रही थी। अगली बार जब देवांश ने नेकलेस उठाया उसको पहनाने के लिए, तो उसने तुरंत उसके हाथ से ले लिया और वह स्वयं अपने गले पर लगाकर देखने लगी। जल्दी से उसने 4 अलग-अलग तरह के सेट के लिए हामी भर दी और बोली, सर में दर्द होना शुरू हो गया है, अब चलना चाहिए। देवांश ने चारों सेट की रसीद बनाने को कहा और भुगतान करने चला गया, लेकिन उसकी निगाहें रूपाली की तरफ ही थीं। रूपाली समय काटने के उद्देश्य से दूसरी तरफ के आभूषण देखने लगी। वहाँ बहुत छोटे और सादे से सेट रखे हुए थे। एक पेंडेंट बूंद की आकृति का था, जो उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। वह ऐसे ही डेलिकेट से पहनना पसंद करती थी। उसने ऐसे ही सेल्स गर्ल से कीमत पूछी तो वह हंसते हुए बोली, मैम, आप कीमत क्यों पूछ रही हैं? जिस पर भी हाथ रखेंगे सर एकदम से दिलवा देंगे। बहुत चाहते हैं आपको। रूपाली झुंझलाकर बोली, फिर भी कीमत बताइए। उसको अंदाज़ा लगाना था कि जो खरीदे गए हैं वे कितने तक के होंगे। पैसों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। कुल 1.5 लाख का है। जो आपने लिए हैं उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, सेल्स गर्ल ने बताया। रूपाली सहम गई। जो लिए हैं वह तो पता नहीं कितने के होंगे। उन्हें पहनकर कहाँ जाएगी और कितना टेंशन रहेगा ऐसे कीमती सेट पहनकर। हर समय यही डर लगा रहेगा कहीं गिर तो नहीं गया। हाथ से बार बार कान और गले को छूकर देखती रहेगी। क्या मुसीबत गले पड़ गई है उसके। वह सेल्स गर्ल से पूछकर बाथरूम चली गई। जब आई तो देवांश चलने के लिए तैयार खड़ा था। रूपाली को लगा था देवांश उसे उसके घर छोड़ जाएगा, लेकिन देवांश उसे स्वयं के घर ले गया। वह सोचती थी कि देवांश का बहुत बड़ा और शानदार घर होगा, लेकिन इतनी आलीशान कोठी होगी
उसे कल्पना नहीं थी। उसकी समझ नहीं आया वह उसे अपने घर क्यों लाया था। चौकीदार ने गाड़ी देखते ही तुरंत एक बड़ा सा गेट खोला। अब गाड़ी एक बड़े से लॉन और बगीचे से गुजरते हुए एक शानदार कोठी के आगे जाकर रुक गई। वहाँ एक अलग बंदे ने सलूट मारा। रूपाली की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने बड़े घर में लोगों को रहने की क्या ज़रूरत है? उसकी समझ से बाहर था। देवांश रूपाली के साथ अंदर आया और पहली मंजिल पर बने अपने मास्टर बेडरूम में उसे ले गया। इतना बड़ा कमरा रूपाली आश्चर्य से घूमकर देख रही थी। इतनी बड़ी अलमारी, तो इन्हें भरने के लिए ही उसे इतने सारे कपड़े दिलवाए जा रहे थे। देवांश उससे बोला, यह मेरा बेडरूम है, जल्दी ही तुम्हारा भी हो जाने वाला है। सुनते ही रूपाली को घबराहट होने लगी। उसे एहसास हुआ था शीघ्र उसे देवांश के साथ अकेले इस कमरे में रहना होगा। इस विचार से ही वह पसीना पसीना हो गई। रूपाली इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी। तभी उसे ध्यान आया जब देवांश पहली बार उसके घर आया था, तब उसकी सौतेली माँ सुगंधा साथ थी। उसने पूछा, आपकी मॉम कहीं नज़र नहीं आ रही? बाहर गई हुई हैं क्या? देवांश लापरवाही से बोला, नहीं, वह अपने कमरे में होंगी। रूपाली को आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद एक बार भी देवांश की माँ नज़र नहीं आई। एक बार उसके पिता बता रहे थे, देवांश अपनी सौतेली माँ से नफरत करता है और मजबूरी में घर का एक तिहाई हिस्सा उनको रहने को दिया हुआ है, क्योंकि पिता की वसीयत में ऐसा लिखा था। कुछ खर्चे के पैसे भी देने पड़ते हैं उसे। रूपाली खिड़की के पास आकर देखने लगी, बाहर का नज़ारा कैसा दिखता है। खिड़की में से पूरा बगीचा नज़र आ रहा था और शानदार दृश्य था। तभी उसे महसूस हुआ देवांश उसके एकदम पीछे आकर खड़ा हो गया है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह अपने स्थान से हटना चाहती थी, लेकिन देवांश को छुए बिना वह कैसे हिले। तभी देवांश की उंगलियों ने उसके कंधे पर पड़े बालों को एक तरफ कर दिया। देवांश ने उसके गले में वह चैन पहना दी जिसका दाम रूपाली ने सेल्स गर्ल से पूछा था। रूपाली आश्चर्य से उसे छूते हुए बोली, यह कहाँ से आई है? देवांश हंसते हुए बोला, तुम्हें पसंद आ रही थी, तुम्हारे कदमों में कुछ भी डाल सकता हूँ। रूपाली ने कुर्ती पहनी थी जिसका गला पीछे से बड़ा था। देवांश की उंगलियों ने उसकी त्वचा को हल्का सा स्पर्श किया और रूपाली को करंट जैसा महसूस हुआ। वह सांस रोके हुए बुद्ध बनी खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। फिर देवांश ने अपने होंठ उसके कंधे पर रख दिए और धीरे से बोला, तुम इतनी अधिक सुंदर हो, मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा है। देवांश की गर्म सांसें रूपाली को अपने कंधे पर महसूस हो रही थीं। उसकी समझ नहीं आ रहा था देवांश क्या कह रहा है और क्या चाहता है। देवांश आगे बोला, शादी में अभी 20-22 दिन का समय है। मैं चाहता हूँ जो संबंध हमारा शादी के बाद बनेगा वह हम अभी से शुरू कर दें। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। सुनकर रूपाली का दिल धक रह गया। वह एकदम से पलटी और देवांश के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में ज़बरदस्त लालसा दिखाई दी, जिसके कारण वह घबरा गई। स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों से वह अनजान नहीं थी, लेकिन उसे लगता था पति पत्नी का रिश्ता इतना अतरंग रिश्ता है जिसके लिए दोनों को एक दूसरे के साथ सहज महसूस करना चाहिए। दोनों के बीच प्रेम और अपनेपन का एहसास हो, एक दूसरे को समझते हों, तभी प्रेम को उस पराकाष्ठा तक ले जाना चाहिए। अभी वह देवांश को ना समझ सकी थी, ना उसे चाहती थी, ना देवांश उसे समझ पाया था। बस दैहिक रिश्ता चाहता था। रूपाली देवांश के हाव भाव देखकर बहुत डर गई और उसकी बगल से निकलकर दूर जाकर खड़ी हो गई। उसे घबराहट थी, अगर देवांश ने ज़बरदस्ती करी तो वह क्या करेगी, कैसे भागेगी यहाँ से। घर का नक्शा उसकी समझ में नहीं आया था और घर में बस नौकर चाकर थे जो देवांश के विरुद्ध जाने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। भय के मारे वह कांप रही थी। तभी देवांश अपने स्थान से बिना हिले बोला, डरो मत, मैं ज़बरदस्ती करने में विश्वास नहीं करता। वैसे भी मेरा प्रस्ताव तुम्हारे लिए एकदम से शॉकिंग लगा होगा, इसलिए घबरा गई हो। इस पर विचार करना और जब तुम्हें सही लगे मुझे बता देना। रूपाली की ये बात सुनकर जान में जान आई। वह रुआंसे स्वर में बोली, मुझे घर जाना है। देवांश कुछ बोला नहीं और कमरे से बाहर चला गया। रूपाली भी उसके पीछे चल दी। गाड़ी में भी वह बहुत असहज महसूस कर रही थी और बिल्कुल दरवाजे से सटकर बैठी थी। देवांश उसे बहुत ध्यान से देख रहा था
और उसका व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। इतना सामान दिलवाने के बाद तो कोई भी लड़की खुशी से नाचने लगती, उसके आगे बिछ जाती। लेकिन रूपाली तो ऐसे उदासीनता का भाव लेकर बैठी है, जैसे उसे उन कीमती वस्तुओं से कोई सरोकार ही नहीं है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल सिकुड़ी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि वह ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है। जो काम 1 महीने बाद करना है, वह अभी कर लिया जाए तो क्या बुराई है। जो भी है, वह उससे शादी करने वाला है और यह उसका हक है। जब वह चाहे उसको अपना बना सकता है। घर आते ही रूपाली बिना कुछ बोले गाड़ी का दरवाज़ा खोल बंदूक की गोली की तरह तेज़ी से अपने घर में चली गई। देवांश शाम को उसे डिनर पर ले जाना चाहता था, लेकिन देर हो रही थी। ऑफिस का थोड़ा काम करना आवश्यक था। उसने सोचा शाम को ही आकर उसे सरप्राइज़ दे देगा। रूपाली घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा था। उसने चाबी निकालकर प्रवेश किया। उसे बड़ी राहत मिली। माँ घर में नहीं थी, सत्संग में गई थी। अपने कमरे में जाकर वो जी भरकर रोई। देवांश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और उससे रूपाली को भय लग रहा था। रूपाली को लगा उसे कुछ ठोस निर्णय लेना होगा। या तो देवांश से खुलकर बात करनी होगी कि इस रिश्ते को निभाने के लिए उसे समय चाहिए, या अपने पिता को बताना पड़ेगा वह नहीं निभा सकती देवांश के साथ। इस तरह तो तनाव और घुटन भरी जिंदगी जीकर क्या मिलेगा उसे। यह निर्णय लेकर उसे कुछ राहत मिली और 1 घंटे के लिए उसकी आंख लग गई। आंख तब खुली जब माँ का स्नेहमयी हाथ अपने माथे पर महसूस किया। वह मुस्कुराते हुए उठी और माँ के गले लग गई। राधिका हंसते हुए बोली, क्या हुआ? आज बहुत प्यार आ रहा है मेरी गुड़िया को। लगता है आज अच्छा लगा। रूपाली इस विषय में माँ से कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, बहुत भूख लग रही है मम्मी, प्लीज़ कुछ चटपटा सा बनाकर खिला दो। राधिका की आंखें नम हो गईं। वह बोली, 1 महीना भी नहीं बचा, तू पराई हो जाएगी। पता नहीं कैसे जीऊँगी तेरे बिना। ये घर काटेगा तेरे बिना। रूपाली भी भावुक हो गई। माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। चेहरा नीचे को कर लिया। अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। रूपाली के दिमाग में एक बात और आई। जिस तरह का देवांश का व्यवहार है उसके माता पिता की तरफ, कहीं शादी के बाद वह उनसे मिलने जुलने के लिए ही मना न कर दे। ऐसा हुआ तो वह क्या करेगी? वह तो जीते जी मर जाएगी अपने माता पिता की चिंता में, और उन दोनों का उसके अलावा है ही कौन। बीमार वैसे रहते हैं बेचारे, बोलेंगे कुछ नहीं, यह सोचकर जी लेंगे बेटी खुश है तो और क्या चाहिए। लेकिन जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा उनका। वह जितना भविष्य के बारे में सोचती, उसका सिर घूम जाता। लोग कहते हैं शादी से पहले लड़कियों को मीठे सपने आने लगते हैं, लेकिन उसको तो सोते जागते डरावने ख्याल दिमाग में आ रहे थे। तभी सुमन का फ़ोन आ गया। पूछ रही थी, कहाँ थी सुबह से? कितनी बार फ़ोन किया मैंने। आंटी बता रही थी तू बाहर गई हुई है। रूपाली समझ गई माँ ने अभी सुमन को उसकी मंगनी के बारे में नहीं बताया है। वे तो इस विचार से किसी की नज़र ना लग जाए, अभी मंगनी की बात गोपनीय रखना चाहती होंगी। वह स्वयं भी क्या बताए इस बारे में सुमन को। अभी उसका मन इस रिश्ते को लेकर स्थिर नहीं हो रहा था। देवांश और उसके बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर तो था ही, विचार और सोच में भी दोनों अलग थे। देवांश की कोई बात उसे प्रभावित नहीं कर रही हो, जिसके कारण वह प्रसन्नता से उसका वरण करे, और आज की उसकी हरकत से तो उसका दिल ही कांप उठता है। कैसे वह प्रेम और इज्जत कर पाएगी ऐसे शख्स की जो उसके मन को समझने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर रहा था। सुमन की आवाज़ लगातार फ़ोन पर आ रही थी। वह पूछ रही थी, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही है? सो गई क्या? रूपाली चौंकते हुए बोली, नहीं यार, बुखार के कारण थोड़ी कमज़ोरी लग रही है। मैं कैसे आऊँगी समारोह स्थल तक? रात तक रुकने का सवाल ही नहीं। बैठा नहीं जाएगा इतनी देर तक। कितना उत्साह था सुमन की बहन की शादी को लेकर रूपाली और उसकी सहेलियों को। खास साड़ी खरीद कर लाई थी इस दिन के लिए। अब मन ही नहीं कर रहा था जाने का। 1 हफ्ते में ज़िंदगी कितनी उलट-पुलट हो गई थी। सुमन बोल रही थी, सुन, प्रज्ञा, रेखा, जतिन अमन की गाड़ी में आएंगे और तुझे ठीक 8 बजे ले लेंगे। तू बस तैयार रहना, जब तेरा मन होगा कोई ना कोई तुझे छोड़ आएगा। रूपाली बोली,
ठीक है, मैं 8 बजे तक तैयार हो जाऊंगी। राधिका उसके लिए गरम नाश्ता बना लाई। रूपाली का कुछ खास मन नहीं हो रहा था जाने का, लेकिन सब दोस्तों से मिलना हो जाएगा, कुछ मन हल्का हो जाएगा, और नहीं गई तो सुमन को बाद में मनाना मुश्किल हो जाएगा। उसने बाल धोकर तैयार होना शुरू कर दिया। राधिका भी उसके साथ लगी हुई थी। उसे बड़ा आनंद आता था रूपाली को तैयार होते समय मदद करने में। रूपाली के तैयार होने के बाद उसे प्यार से देखते हुए राधिका बोली, आज तो मेरी गुड़िया बहुत ही सुंदर लग रही है, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। और उसने कान के पीछे काला टीका लगा दिया। तभी घंटी बजी। रूपाली ने देखा ठीक 8 बजे हैं। उसके दोस्त लेने आ गए होंगे। वह दरवाज़ा खोलने गई। बाहर का नज़ारा देख तो वह असमंजस में पड़ गई। एक तरफ चारों दोस्त खड़े थे तो एक तरफ देवांश खड़ा था। है, ये क्या हो रहा है? देवांश क्यों आया है इस समय? वह मन ही मन सोच रही थी। एक तरफ उसके दोस्त हैरानी से देख रहे थे, इतनी महंगी गाड़ी में कौन बंदा उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है, और दूसरी तरफ देवांश खड़ा उसे घूर कर देख रहा था। इतनी बन ठन कर कहाँ जाने के लिए खड़ी है? रूपाली ने निर्णय किया, पहले सबका परिचय करा दिया जाए। वह देवांश से बोली, यह मेरे फ्रेंड हैं, प्रज्ञा। देवांश को नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बीच में बात काटते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाने के लिए आया हूँ। देवांश की बात का जवाब देने से पहले रूपाली ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, ये देवांश जी हैं, मेरे मंगेतर। वे चारों सुनते ही तुरंत उसके निकट आकर खड़े हो गए। सब एक साथ बोलने लगे, क्या, कब मंगनी हुई? बताया भी नहीं तूने, तू बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अरे बुलाना तो चाहिए था, भूखों को कुछ खिला देती तो तेरा क्या चला जाता, तुझे दुआएं ही देते। इतने हो हल्ले में देवांश का सख्त स्वर सुनाई दिया, बस बहुत हो गया। रूपाली, तैयार तो तुम हो, डिनर के लिए चलो। चारों एकदम खामोश हो गए। रूपाली को घबराहट हो रही थी, अब कोई नाटक अवश्य होगा। उन चारों में अमन गंभीर किस्म का लड़का था। वह बड़ी तमीज से बोला, देवांश से, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आज हमारी फ्रेंड की बहन की शादी है, आप भी वहीं चलिए। थोड़ी देर बैठकर आप निकल जाना। देवांश ने रूपाली की तरफ देखा तो वह धीरे से बोली, अगर मैं शादी में नहीं गई तो सुमन को बहुत बुरा लगेगा। रूपाली को साफ दिख रहा था कि देवांश का चेहरा कठोर होता जा रहा है। इतना तो अब वह देवांश को देखकर समझ ही जाती थी कि उसे कब गुस्सा आ रहा है, लेकिन कोई तमाशा खड़ा ना हो, पहले से उसने बताया नहीं था, इसलिए गलती उसकी थी। देवांश ने हाँ में सिर हिला दिया। वह इस तरह बिना बुलाए कभी नहीं जाता, लेकिन वह समझ गया था रूपाली का चेहरा देखकर कि वह अपने दोस्तों के सामने शादी में न जाने का बहुत बुरा मानेगी। रूपाली के चारों दोस्त देवांश के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। कौन है वह, क्या करता है, रिश्ता कैसे पक्का हुआ? अपने से उम्र में इतने बड़े और संपन्न व्यक्ति के आगे वे चारों खामोश रहे और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। रूपाली देवांश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। देवांश स्वयं गाड़ी चला रहा था। उसने विवाह स्थल का पता अमन से पूछ लिया था। वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और उसके दोस्तों से बहुत आगे निकल गया। जब लाल बत्ती पर रुकना पड़ा तो वह बोला, मुझे तुम्हारा इन लड़कों से मिलना जुलना पसंद नहीं। मैं किसी भी लड़के का तुमसे बात करना और तुम्हारे निकट आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूपाली सकते में आ गई। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि देवांश मानसिक रूप से बीमार है या कुछ और परेशानी है। देवांश तो उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व सब कुछ नष्ट करने पर तुला है। ना अपनी मर्जी का पहन सकती है, ना दोस्त बना सकती है, ना किसी से मिलजुल सकती है। उसका वह सही होता लग रहा था। शादी के बाद वह उसको अपने माता पिता से भी मिलने नहीं देगा। तब वह क्या करेगी? वह खामोश बैठी सोच रही थी। उसने निर्णय लिया था कि वह देवांश से खुलकर बात करेगी, लेकिन यह समय तो ठीक नहीं है। देवांश को यह बताना बहुत आवश्यक था कि वह इस तरह घुट-घुट कर नहीं जीना चाहती है। अगर उसे मंजूर नहीं तो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। रूपाली को अपनी सोच पर हंसी आ रही थी। वह देवांश को समझती क्या है? वह देवांश को समझाएगी और वह समझ जाएगा। ऐसा सीधा इंसान तो लगता नहीं, और बहस या लड़ना झगड़ना
मैं नहीं कर सकती उसके आगे। लेकिन हर मुलाकात के बाद यह बात तो निश्चित होती जा रही थी कि वह विवाह नहीं कर सकती। ठीक है, उसने सोचा, आज और बर्दाश्त कर लेती हूँ। सुबह पिता से जाकर साफ शब्दों में सब कुछ बता दूंगी, फिर पिता जैसा उचित समझेंगे वैसा ही करेगी। उसने देवांश की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। देवांश जब रूपाली के घर पहुंचा था, तभी 4 और लोगों को बाहर खड़े देख वह हैरान हो गया था। रूपाली को तैयार देख वह और आश्चर्य में पड़ गया था। बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जा कहाँ रही थी? डिनर के कार्यक्रम के बारे में तो वह बता भी नहीं पाया था। उसके दोस्त उसको घेर कर खड़े हो गए थे मंगनी की बात सुनकर। तब एक लड़के ने रूपाली के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा था, मंगनी पर बुलाया भी नहीं। देवांश के तन बदन में आग लग गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई रूपाली को छूने की? उसके लिए ये बात स्पष्ट करनी आवश्यक थी कि कोई लड़का रूपाली के निकट नहीं आना चाहिए। छूने का तो मतलब ही नहीं। वह पहले दिन ही रूपाली से पूछ चुका था कि वह किसी और को चाहती तो नहीं है। रूपाली ने इनकार कर दिया था। नहीं तो इस बंदे की सहमत आ जाती। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल देवांश के लिए यह थी कि रूपाली क्या सोचती है और क्या चाहती है। रूपाली की खामोशी के कारण वह समझ नहीं पा रहा था कि रूपाली के दिल में चल क्या रहा है। खैर, रूपाली के दिमाग में जो भी चल रहा हो, शादी तो उसको उससे ही करनी पड़ेगी, यह बात तो तय है। कार्यक्रम स्थल पर वे दोनों पहुंच गए थे, लेकिन उन चारों दोस्तों का अभी तक कोई अता पता नहीं था। देवांश और रूपाली ने अंदर प्रवेश किया तो रूपाली को देखते ही सुमन दौड़ती हुई आई। उत्साहित होकर जोर से बोलने लगी, वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू! और तू अकेली आई है? वे चारों कहाँ रह गए? वे चारों बेवकूफ़ पहुँचे नहीं होंगे तेरे घर। जतिन ने देर कर दी होगी। रूपाली बिना सुने सुमन की तरह ही उत्साह से भरी बोले जा रही थी। तेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। यहीं सिलवाई थी तूने बुटीक से? तेरी दीदी तैयार होकर आ गईं? कहाँ हैं वे? मुझे देखना है एक बार। कैसी लग रही हैं? देवांश आश्चर्य से दोनों सखियों को देख रहा था। लगातार दोनों बोल रही थीं, सुन एक दूसरे की बात कोई भी नहीं रही थी। रूपाली को इतना उत्साहित देख उसे लगा, कभी उससे भी वह इस तरह से प्रसन्नता भरी बातें करेगी क्या? तभी सुमन की नज़र पास खड़े देवांश पर पड़ी और उसने रूपाली की तरफ आंखें तरेड़ते हुए इशारे से पूछा, ये कौन है? रूपाली एकदम से संजीदा हो गई और बोली, ये देवांश जी हैं, मेरे मंगेतर। इस बार मुंह पर हाथ रखकर लगभग चीखते हुए और अपनी जगह पर कूदते हुए सुमन बोली, मंगेतर? और साली, तूने मुझे बताया भी नहीं, तू कितनी बुरी है। देवांश की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, ये बहुत बदतमीज है। इतनी बड़ी बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त को नहीं बताई। रूपाली अब बिल्कुल गंभीर हो गई थी। सुमन का हाथ पकड़ते हुए बोली, सब कुछ इतना अचानक हुआ, समय ही नहीं मिला तुझे बताने का। चल एक बार दीदी से मिलकर आते हैं। सुमन देवांश को पास में पड़े एक सोफे की तरफ इशारा कर बोली, आप बस 10 मिनट बैठ जाइए, हम अभी आते हैं। इससे पहले देवांश कुछ बोलता, वह रूपाली का हाथ खींच कर ले गई। उसे देवांश के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। रूपाली 10 मिनट में वापस आ गई। तब तक उसके चारों दोस्त भी आ गए थे। वे चारों रूपाली और देवांश के पास आकर बैठ गए और प्रज्ञा बोली, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। फिर चारों हंसी मजाक करते रहे और कुछ कुछ लाकर खाते रहे। रूपाली भी उनके साथ बड़ी सहजता के साथ हंस बोल रही थी। वे बिना किसी औपचारिकता के देवांश के साथ भी बात कर रहे थे। रूपाली सोच रही थी, अमन और जतिन उसके बहुत पुराने दोस्त हैं और उन्होंने कभी भी अपनी सीमा नहीं लांघी। फिर देवांश कैसे इस तरह की बात सोच सकता है? प्रज्ञा और रेखा मौका देखकर रूपाली के कान में फुसफुसा रही थीं। प्रज्ञा धीरे से बोली, क्या बात है यार, उसकी नज़र तुझ पर से हट ही नहीं रही है। कितनी इंटेंसिटी से देख रहा है तुझे, बड़ा पजेसिव है। रेखा भी धीरे से कान में बोली, बहुत पैसे वाला लग रहा है, करता क्या है? रूपाली कैसे जवाब दे? उन दोनों ने सवालों की झड़ी लगा रखी थी और देवांश की नज़रें उस पर ही थीं। तभी देवांश का फ़ोन बज उठा और वह हेलो हेलो करता हुआ एक कोने में चला गया। उसके जाते ही चारों रूपाली पर ऐसे टूट पड़े जैसे बच्चे टीचर की कक्षा में बाहर जाते ही एक झुंड बना लेते हैं। जतिन मुंह बनाते हुए बोला,
यार क्या चीज़ पकड़ी है तूने, बिल्कुल थानेदार टाइप है। तेरे पास आते हुए भी डर लग रहा था। अमन हंसते हुए बोला, सही कह रहा है भाई, लेकिन सॉलिड पार्टी लगती है। पैसे वाला लग रहा है, तेरी तो निकल पड़ी। रेखा बोली, वही तो पूछ रही हूँ, करता क्या है? डाका वाका डालता है क्या? अपने दोस्तों के बीच रूपाली की सारी चिंताएं दूर हो जाती थीं। मैं हंसते हुए बोली, तुम लोग खुद ही बोलते रहोगे, मुझे कुछ बोलने भी दोगे? देवांश का बिजनेस है, बहुत बड़ी फर्म है, एक पेट्रोल पंप भी है और मुझे पता नहीं क्या करते हैं। जतिन कुछ सोचते हुए बोला, पूरा नाम क्या बताया था तूने? रूपाली जतिन के कंधे पर हाथ मारते हुए बोली, पूरा नाम बताया ही कहाँ है बेवकूफ़, यह देवांश कपूर है। जतिन कुछ सोचते हुए बोला, यह जगदीश कपूर का बेटा तो नहीं? कुछ साल पहले उसने आत्महत्या की थी, बड़ा शोर मचा था, चारों के कान खड़े हो गए। अमन बोला, तुझे कैसे मालूम है? जतिन इतराते हुए बोला, मेरे पापा वकील हैं, ऐसे किस्सों का जिक्र होता रहता है हमारे घर में। बहुत शोर मचा था, की थी आत्महत्या, लेकिन दिखाया गया हार्ट अटैक। प्रज्ञा आश्चर्य से बोली, इतना पैसा होते हुए भी उन्हें आत्महत्या करने की क्या पड़ी थी? जतिन गंभीरता से बोला, कारण तो पता नहीं, लेकिन पैसे वालों की भी परेशानियां कम नहीं होती हैं। इतने में देवांश को आता देख सब खामोश हो गए और खाने पीने में लग गए। रूपाली के मन में कई सवाल उठ रहे थे। हो सकता है देवांश ने जिंदगी में इतनी करवाट और संघर्ष देखा हो, इस कारण इतनी कठोरता आ गई हो उसके व्यवहार में। उसने निश्चय किया, अपने पिता से विस्तार से इन सब मुद्दों पर बात करेगी। उन्हें तो हकीकत पता होगी, तब कोई निर्णय लेगी। लौटते वक्त रास्ते में देवांश कुछ नहीं बोला। रूपाली के घर आने पर बस इतना ही बोला, कल शाम डिनर पर चलेंगे, तैयार रहना। रूपाली ने हाँ में सिर हिला दिया। वह स्पष्ट बात करना चाहती थी, लेकिन लगा एक बार पिताजी से बात कर ले। रात काफ़ी हो गई थी, जवाहर सो चुका था। राधिका उसका इंतज़ार कर रही थी। हमेशा की तरह राधिका को बड़ी उत्सुकता थी सब बातें जानने की। रूपाली जानती थी माँ कहीं आती जाती नहीं है, उसके माध्यम से ही बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वह बहुत विस्तार से बताने बैठ गई। कौन कैसा लग रहा था, किसने क्या कहना था। राधिका को बेटी के साथ बहुत अच्छा लगता था। उसे यही चिंता रहती थी कि रूपाली के जाने के बाद कितना अकेली हो जाएगी। रात इतनी देर हो गई कि सुबह रूपाली की आंख नहीं खुली और जवाहर ऑफिस चला गया। रूपाली जब उठी तो अपने आप पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है? रात को डिनर पर जाने से पहले उसे पिता को अपनी सारी उलझनें बतानी चाहिए। इस तरह टालते रहने से समय निकलता चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले स्थिति साफ हो, समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक है। उसे अपने आप पर झुंझलाहट हो रही थी। सुबह जल्दी उठकर पिता से बात करनी चाहिए थी, लेकिन माँ के बार बार देवांश के बारे में पूछने पर रूपाली को लगा अच्छा हुआ माँ के सामने कोई बात नहीं की। अगर अपने संशय माँ के सामने रखती तो माँ परेशान हो जाएंगी। पहले पिता से बात कर कुछ निर्णय लेकर फिर माँ को शामिल करना ठीक रहेगा। अकेले में पिता से बात करनी है तो ऑफिस जाना पड़ेगा। चुपचाप ऑफिस में अकेले में ठीक तरह से बात हो जाएगी। फिर विचार आया अगर देवांश मिल गया तो, लेकिन ये जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। रूपाली तैयार होकर राधिका से ये कहकर निकल गई कि अपनी सहेली के घर जा रही है। ऑफिस में कदम रखते हुए उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं देवांश से सामना ना हो जाए। उधर जवाहर के दिल में रूपाली की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था रूपाली प्रसन्नता का नाटक कर रही है, वह कुछ बोल नहीं रही है। लड़कियां शादी के नाम से जैसे खिल उठती हैं, शर्माती हैं, रूपाली में वो बात नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि देवांश का नाम आते ही उसकी आंखों में उदासी वह फट सकता था। उसे लग रहा था कहीं उसकी नौकरी बचाने के लिए तो वह ये सब सहन नहीं कर रही है। वह अपनी बेटी को जानता था। कपड़े और गहने उसके लिए बहुत अहमियत नहीं रखते थे। उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, एक एक दिन भारी लग रहा था। इतने दिनों बाद इस विवाह से मना करने का मतलब देवांश से ऐसी दुश्मनी मोल लेना जिसका परिणाम भयंकर होगा। उसके साथ तो जो करेगा वह सह लेगा, लेकिन वह रूपाली की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अपनी बेटी की बर्बादी वह कैसे देखेगा?
शादी करती है तो भी वह खुश नहीं रहने वाली है और इनकार करती है तो भी उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। कैसा बाप है अपनी बेटी की हिफाजत और खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसको ये बात इतनी खाई जा रही थी कि वह रात दिन चिंता में घुले जा रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बेटी से कई बार पूछना चाहा, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या पूछे और कैसे पूछे। इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था और ऑफिस में आकर बैठ गया, लेकिन शरीर शिथिल सा होता जा रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है और वह कहाँ बैठा है। धीरे-धीरे उसे लगा उसका हृदय जकड़ता जा रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वह पसीना-पसीना हो रहा था। एक हाथ से सीने को दबा रहा था। उसको इतनी बेचैनी हो रही थी कि वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह बेबस अपनी कुर्सी पर बैठा दर्द से तड़प रहा था। तभी दरवाज़ा खोल उसकी बेटी ने प्रवेश किया। पिता को तड़पते देख वह एकदम से जड़ हो गई। फिर तुरंत हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए बाहर भागी। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर बैठे कर्मचारी तुरंत जवाहर के कमरे की ओर भागे। रूपाली भागती ही जा रही थी और देवांश के कक्ष के बाहर बैठी रिसेप्शनिस्ट से पूछा, देवांश जी कहाँ हैं? एक बड़े हॉल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, मीटिंग चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। रूपाली ने आखिरी वाक्य सुना ही नहीं। वह तुरंत हॉल का दरवाज़ा खोल अंदर चली गई। देवांश कई लोगों के बीच बैठा किसी का प्रेजेंटेशन बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी रूपाली दौड़ती हुई उसके सामने खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, प्लीज़ मेरे डैडी को बचा लो। मीटिंग छोड़कर देवांश बाहर आया। तब तक ऑफिस में हड़कंप मच गया था। कोई एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर रहा था तो कोई जवाहर को हौसला दे रहा था। देवांश ने तुरंत फ़ोन कर अपने ड्राइवर को गाड़ी बिल्डिंग के नीचे लाने को कहा और कर्मचारियों के साथ जवाहर को नीचे ले जाने की व्यवस्था की। अस्पताल में भी देवांश के कारण जवाहर का तुरंत इलाज शुरू हो गया। रूपाली का घबराहट के कारण रो रो कर बुरा हाल था। उसने राधिका को भी किसी तरह संदेश भिजवाया तो वह भी तुरंत अस्पताल आ गई। जवाहर के सारे टेस्ट हो रहे थे। आगे का क्या इलाज करना है डॉक्टर परामर्श करने में लगे थे। देवांश रूपाली के पास आकर बोला, चिंता मत करो, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी मम्मी को लेकर घर जाओ, यहाँ डॉक्टर सब संभाल लेंगे। राधिका को पैसे की चिंता भी हो रही थी और दोनों घर कैसे जा सकती थी। चिंता के कारण घर पर भी क्या करती। राधिका ने देवांश से कहा, आप चलिए, हम भी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। देवांश चला गया। दोनों माँ बेटी फिर गले लगकर खूब रोईं। दोनों को यही चिंता हो रही थी कि जवाहर को कुछ हो गया तो क्या करेंगी। फिर रूपाली डॉक्टर से बात करने गई। पिता की स्थिति के बारे में उसे सही से पता करना था। डॉक्टर ने बताया टेस्ट चल रहे हैं, जवाहर आईसीयू में है, डॉक्टर की देखभाल में। अब घर वालों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा कहाँ संभव था। दोनों ने निश्चय किया अस्पताल में ही रहेंगी और भगवान का नाम लेती रहेंगी। दोनों आईसीयू के बाहर बने वेटिंग रूम में बैठ गईं। ऑफिस के सब कर्मचारी भी चले गए। राधिका का भाई सुनील उसी शहर में रहता था, वह आ गया था। शाम को 4-5 बजे रूपाली को लगा कि उसे घर जाकर कुछ कपड़े और खाने का सामान ले आना चाहिए। घर में जितना नकद रखा था वह भी अपने साथ होना चाहिए। डॉक्टर ने यह बात कई बार कही। जवाहर को समय से अस्पताल ले आए, इसलिए उनकी जान बच गई। रूपाली का मन देवांश के प्रति कृतज्ञता से भर गया। देवांश की फुर्ती और प्रभाव के कारण जवाहर जीवित था। उसने सोचा पहले ऑफिस जाकर देवांश को शुक्रिया करना चाहिए, फिर घर जाकर कपड़े लाना चाहिए। रूपाली ऑटो करके पहले ऑफिस गई। जो सामने पड़ता वह कर्मचारी पूछता, जवाहर कैसे हैं? सबको जवाब देते हुए वह देवांश के कक्ष तक पहुंची। वहां देवांश टेबल पर झुका काम में व्यस्त था। रूपाली को देख तुरंत काम छोड़ उससे बोला, तुम यहाँ, सब ठीक ठाक तो है ना? रूपाली उदास स्वर में बोली, हाँ डैड की तबीयत स्टेबल है, कल ऑपरेशन करेंगे 10 बजे के आसपास। मैं तो आपको थैंक्स बोलने आई थी, आज आपके कारण डैड हमारे बीच हैं। देवांश कोमल स्वर में बोला, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रूपाली उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली,
तो कोई और होता तो आप मदद नहीं करते क्या? वह लापरवाही से बोला, मैं कोई समाज सेवक थोड़ी ही हूँ जो हर किसी की मदद करता घूमूंगा। रूपाली को विश्वास नहीं हुआ। देवांश ऐसी बातें कैसे बोल सकता है? मतलब उसके दिल में जरा भी दया ममता नहीं है। कटाक्ष करते हुए वह बोली, फिर तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे डैड की जान बचाई। समझ नहीं आ रहा है मैं आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगी। देवांश कंधे झटकते हुए बोला, कोई मुश्किल नहीं है। तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए। रूपाली देवांश का मुंह देखती रह गई। उसे अब सच में देवांश से नफरत सी हो रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि देवांश के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह ये सब ऐसे बोल रहा था जैसे कोई साधारण सी बात कर रहा हो। रूपाली उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में बोली, प्रेम के एहसास के बिना यह केवल एक क्रिया है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। रूपाली फिर वहाँ एक पल और नहीं रुकी और तुरंत अपने घर चली गई। जब सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो बिल्कुल खामोश थी और विचारों में डूबी हुई थी। लेकिन राधिका स्वयं इतनी चिंतित थी कि उसका ध्यान नहीं गया। उसको बस एक ही चिंता थी कि जवाहर स्वस्थ हो जाएं। पैसे जो रूपाली की शादी में खर्च करने के लिए निकाले थे, इलाज के लिए भर दिए थे। रात को दोनों चिंता के कारण सो भी नहीं सकीं। बस खामोश एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने अपने विचारों में डूबी रहीं। सुबह सुनील ने ज़बरदस्ती दोनों माँ बेटी को चाय ब्रेड खिलाई। फिर ऑपरेशन से पहले दोनों जवाहर से एक एक कर मिलने गईं। देवांश को ऐसे मौके पर सुगंधा से बोलना पड़ता था जो उसे अखरता था। अपने पिता की मृत्यु का कारण वह सुगंधा को मानता था। इस कारण वह सुगंधा को कभी माफ़ नहीं कर पाया था। गलत उसे अपने पिता भी लगते थे, लेकिन अब वे तो इस दुनिया में नहीं थे। वह कब का सुगंधा को अपने घर से निकाल चुका होता। अगर पिता की वसीयत के हिसाब से एक तिहाई हिस्सा सुगंधा के नाम नहीं होता तो उसे मजबूरन सुगंधा से ज़रूरत पड़ने पर बात करनी पड़ती थी। सुगंधा के आने जाने का रास्ता और उसका हिस्सा पीछे की तरफ था, इसलिए रोज़ में उनका आमना सामना नहीं होता था। हर महीने खर्च के लिए एक निश्चित रकम उसके बैंक में डालनी पड़ती थी। सुगंधा को उसने पहले ही कहलवा दिया था, 10 बजे तैयार रहने को, अस्पताल जाना है। जवाहर के ऑपरेशन के समय उसके ऑफिस के कर्मचारी भी अस्पताल आएंगे। ऐसे में उसका सुगंधा के साथ वहाँ होना अनिवार्य था। उसके स्टाफ को पता चल गया था कि उसने रूपाली से मंगनी की है। सुगंधा देवांश से डरती थी। वह जानती थी देवांश को जिस दिन गुस्सा आ गया वह उसे घर से निकाल देगा और पैसे भी देने बंद कर देगा। देवांश के पास इतना पैसा है वह वकीलों की फौज खड़ी कर देगा और उसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर पाएगी। वह उसे ताने मारकर अकड़ कर बात अवश्य करती थी, लेकिन उसकी एक आवाज़ पर तैयार हो जाती थी। जब अस्पताल पहुंचे तो रूपाली, राधिका और एक सज्जन ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक तरफ पड़ी बेंच पर बैठे थे। उनकी हालत देखकर देवांश समझ गया दोनों माँ बेटी घर गई ही नहीं, रात भर सोई नहीं, ऐसे ही परेशान सी बैठे बैठे रात काटी है। सुगंधा उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी। देवांश को लगा अब वो रूपाली के बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, कपड़ों पर पड़ी सलवटें देख कोई ना कोई कटाक्ष आवाज़ से करेगी। लेकिन सुगंधा कुछ देर तक रूपाली और उसकी माँ को चुपचाप देखती रही। फिर रूपाली से बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुगंधा की आंखों में सहानुभूति देख रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। वह सुगंधा के गले लगकर रोने लगी। सुगंधा उसे सांत्वना दे रही थी। देवांश को अजीब लगा दोनों का व्यवहार। रूपाली ने उससे तो बात भी नहीं की, उसकी तरफ देखा भी नहीं और सुगंधा से गले लगकर ऐसे रो रही थी जैसे उसको कितना जानती थी। सुगंधा ने भी अपनी जबान पर नियंत्रण रखा हुआ था। देवांश की डॉक्टर से बात हो चुकी थी। कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे। वह बैठने के लिए स्थान देख रहा था। थोड़ी दूर पर दो लोगों के बैठने के लिए एक बेंच पड़ी थी। वह वहां जाकर बैठ गया। सुगंधा भी कुछ पल बाद उसके पास जाकर बैठ गई। देवांश को झुंझलाहट हो रही थी कि अब सुगंधा की टिप्पणी सुनने को वह मजबूर हो जाएगा। इससे पहले उसने सुगंधा से कभी 2 मिनट से अधिक बात नहीं की थी। सुगंधा आगे को झुकी, फर्श को एकटक देख रही थी। न जाने किस सोच में पड़ी थी। उसको इतना उदास देवांश ने पहले कभी नहीं देखा था। हमेशा बनी समरी मटकती सी रहती थी। कुछ पल बाद देवांश की तरफ देखते हुए वह बोली, जानते हो
हम में क्या कॉमन है? हम दोनों महत्वाकांक्षी हैं और पैसे को सबसे अधिक अहमियत देते हैं। सोचते हैं पैसा सब कुछ खरीद सकता है। पैसा ही हमारे लिए खुदा है। देवांश उसके प्रवचन सुनना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, लेकिन कान तो खुले रहते हैं। बातें उसको सुनाई दे रही थीं। वह बोलती जा रही थी। मैं जब तुम्हारे डैड के ऑफिस में काम करने आई थी, वे बहुत परेशान थे। तुम्हारी मॉम की बीमारी और इतने बड़े कारोबार चलाने की जिम्मेदारी वे संभाल नहीं पा रहे थे। मैं उनकी सेक्रेटरी का काम देख रही थी। मैसेज पॉल ने रिटायरमेंट ले लिया था। इससे पहले मैंने बहुत छोटे दफ्तरों में काम किया था। इतने बड़े दफ्तर में मैं पहली बार नौकरी करने आई थी। मिसेस पॉल मेरी पड़ोसन थी, मेरे संघर्ष से परिचित थी। पिता की असमय मृत्यु के कारण माँ और दो छोटे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं बहुत लगन से अपना काम कर रही थी। यह नौकरी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी और जो तनख्वाह मुझे मिलने लगी थी, उससे जीवन में कुछ सहूलियत तो हो ही गई थी। तुम्हारे डैड इतना टेंशन सहन नहीं कर पा रहे थे। तुम भी छोटे थे, तुम्हारी भी चिंता लगी रहती थी। ऑफिस का ध्यान तो भट्ट साहब रख रहे थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी और चिंता उन्हें शारीरिक और मानसिक कष्ट दे रही थी। वैसे भी शुगर और ब्लड प्रेशर रहता था, दवाई लेना भूल जाते थे। एक दिन मिसेस पॉल ऑफिस आईं तो तुम्हारे डैड की हालत देखकर दुखी हो गईं। वे शुरू से ही इस ऑफिस में काम करती थीं। बहुत लगाव था उन्हें तुम्हारे डैड से। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि मेरी जिम्मेदारी केवल ऑफिस का काम संभालने तक ही नहीं सीमित है, मुझे सर की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने मुझे दवाइयाँ समझाईं, किस समय सर को देनी है। जल्दीबाजी में नाश्ता भी नहीं करते थे। देवांश का ध्यान अब सुगंधा की बातों पर था। उसकी उत्सुकता बढ़ी जा रही थी। उसके पिता और सुगंधा के बीच रिश्ता बना कैसे? उसे याद थे वे दिन, कितने मुश्किल भरे थे। वह स्वयं कितना डरा हुआ था, मॉम को कुछ हो गया तो कैसे रहेगा उनके बिना। पिता से भी प्रेम था, लेकिन माँ के बहुत करीब था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि 1-2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। उस समय उसे इस बात पर इतना गुस्सा आया था, मन करता था कि सब कुछ तोड़ दे, दीवार में सिर फोड़ ले। कोई हंसता बोलता दिखता तो भी बुरा लगता था। सारा दिन माँ के पास बैठा रहता। 12वीं थी, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। पिता पर भी गुस्सा आता था, कुछ करते क्यों नहीं। उनकी कोशिशों में कमी लगती। ऑफिस जाते तो उसको और गुस्सा आता। पैसा कमाने की लग रही है, माँ के पास नहीं बैठा जाता। माँ को दिन पर दिन अपनी आंखों के सामने घुलता देख वह बस रोता रहता। माँ भी असहाय सी उसको देखती रहती। ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। ताकत ही नहीं बची थी, कुछ खाया पिया नहीं जाता था। बस पलंग पर लेटी रहती, आंखों में आंसू बहते रहते। कभी धीरे से उसका हाथ पकड़कर इतना ही कह पाती कि मत रो, मैं ठीक हो जाऊंगी। शरीर हड्डी का ढांचा रह गया था। फिर खाने की नली लगा दी। उसके बाद तो 2-4 शब्द जो बोलती थी वो भी बंद हो गए। पिता उससे कहते, बेटा 12वीं का बोर्ड है, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दो। उसे उनकी बात तीर सी चुभती। कैसे इंसान है, पैसा कमाने और पढ़ाई की लगी रहती है, माँ की चिंता नहीं है। वह गुस्से से भर जाता। सुगंधा ने अपनी बात जारी रखी। उस दिन जब मिसेस पॉल ऑफिस आई थी, तुम्हारे डैड बिलक बिलक कर रोए थे उनके सामने। वह माँ जैसी थी उनकी। बहुत देर तक मन का गुबार निकालते रहे तुम्हारे पिता। वे बोल रहे थे, उसमें मेरे प्राण बसते हैं। वह चली जाएगी तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। हर पल तिल तिल कर मरता हुआ उसको नहीं देख सकता, इसलिए ऑफिस चला आता हूँ। घर में मन नहीं लगता, एक ही खौफ लगा रहता है। पता नहीं कौन सी उनकी आखिरी सांस होगी, कब हमेशा के लिए चली जाएगी। उसका सामना नहीं कर पाता हूँ। एक एक पल याद आता है, कितना साथ दिया उसने हमेशा। जीवन के हर कदम पर कितने खुश रहते थे हम। जब कुछ नहीं था तब भी, और जब सब कुछ हो गया तब भी। देबू की हालत भी देखी नहीं जाती। इतनी छोटी उम्र में उसे किस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सारा दिन माँ के सिरहाने बैठा रहता है और रोता रहता है। मैं वहाँ कैसे बैठूं? दोनों को रोता देख मुझे स्वयं रोना आ जाता है। उनको हिम्मत नहीं दे पाता, इतना साहस ही नहीं रहता है। देबू को पढ़ने के लिए ज़रूर कह देता हूँ,
लेकिन स्वयं गिलानी होती है। बच्चे पर क्या बीत रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देवांश पिता की क्या स्थिति थी, यह नहीं समझ सका था। कुछ उम्र छोटी थी, कुछ पिता पर क्रोध इतना आता था, उसने समझने की कोशिश भी नहीं की। सुगंधा को देवांश से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, लेकिन उसको ये महसूस हो रहा था कि देवांश बहुत ध्यान से उसकी बात सुन रहा है। सुगंधा लगातार बोलती रही। मिसेस पॉल तुम्हारे डैड की बात सुनकर बहुत रोईं। उनके लिए मुमकिन होता तो वे स्वयं दोबारा नौकरी करने आ जातीं, लेकिन उनके पति इतने बीमार हो गए थे, बिल्कुल बिस्तर पर आ गए थे। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया, बच्चे, तुम जानती हो फैमिली में एक भी मेंबर बीमार हो जाता है या डेथ हो जाता है तो फैमिली के दूसरे लोगों की कंडीशन कैसी हो जाती है। बच्चे, तुम तो देख चुकी हो ये सब। इस टाइम जगदीश सर को सहारे और देखभाल की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से वह अपने खाने और मेडिसिन को लेकर लापरवाह हो रहे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। उनको अपने बेटे के लिए जीना होगा, नहीं तो वह बेचारा दोहरी मार नहीं सह सकेगा। माँ का जाना तो पक्का है, लेकिन पिता का जीवित रहना भी ज़रूरी है। आज से तुम उनकी दवा और खाने-पीने का ध्यान रखोगी। मैं उनके ऑफ़िस में आते ही उनको ज़िद करके दवा देती थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वे बिना नाश्ता किए आते हैं। मैंने घर से उनकी सेहत के हिसाब से खाना लाना शुरू कर दिया। बोलते-बोलते सुगंधा को प्यास लगने लगी, तो वह कुछ दूर पर बने डिस्पेंसर से पानी पीने चली गई। जब आई तो देवांश अपनी जगह पर ही बैठा था। चाहता तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर इधर-उधर हो सकता था। इतनी देर से अंदर जवार का ऑपरेशन कैसा चल रहा है, इस बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली थी। सामने दोनों माँ बेटी मुँह लटकाए बैठी थीं। माँ आंखें बंद कर हाथ जोड़ भगवान का नाम ले रही थी। बेटी एक तरफ सिर झुकाए आंख बंद कर बैठी थी। सुगंधा ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे बोलना प्रारंभ कर दिया। तुम्हारे डैड के तन का तो मैं ध्यान रख सकती थी, लेकिन उनका मन बिल्कुल टूटता जा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े कारोबार का मालिक इतना दुखी है कि अंदर बिखर रहा है। जिस दिन तुमसे झगड़ा हो जाती, ऑफिस में बैठकर रो पड़ते। काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। 2-3 जगह भारी नुकसान उठाना पड़ा। सब तरफ से इतना दबाव बढ़ता जा रहा था, मुझे कई बार लगता उनका हार्ट फेल ना हो जाए। बहुत कठिन परिस्थितियाँ थीं उस समय। फिर तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं आए। ऑफिस का बहुत नुकसान हुआ और जब ऑफिस आए तो सूनी आँखें, क्रश काय दे देखकर मेरा मन रो पड़ा। मुझे अपनी माँ की पीड़ा याद आ गई। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी बिल्कुल यही दशा हो गई थी। मैं इस दर्द को समझती थी। उनके लिए बिना बोले उनके सारे काम करती रहती। जब तक वे स्वयं कुछ नहीं बोलते, मैं चुपचाप बैठी रहती। सुगंधा की आंखें नम हो गई थीं और वह कुछ समय के लिए खामोश हो गई। देवांश को अच्छी तरह याद थे वे दिन, जब उसे लगा था कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। माँ को नियति ने छीन लिया और पिता होते हुए भी नहीं थे पास में। हर समय सिर झुकाए, उदास गमगीन से बैठे रहते थे। वह चाहता था वे उसके पास आकर कुछ बोलें, सांत्वना दें कि मैं हूँ ना, लेकिन वे बहुत कमज़ोर निकले। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वह चीज़ें तोड़ता, उठा-पटक करता, किसी से भी उलझ जाता, झगड़ पड़ता, लेकिन वे सब नज़रअंदाज कर देते। शायद सोचते होंगे यह उसका दुख प्रकट करने का तरीका है। वे कभी नहीं सोच पाए कि देवांश उनसे बात करना चाहता था, उनकी निकटता चाहता था। बात आगे बढ़ जाती तो पिता उससे विनय करते, बेटा क्यों ऐसा करते हो, अपने आप को संभालो, लोग क्या कहेंगे। उसे लोगों के कहने की परवाह नहीं थी, उसे अपने पिता की उपस्थिति महसूस करनी थी। अगर वे उसे 2 थप्पड़ मार देते तो उसे लगता कोई बड़ा उसके करीब है, वह बिल्कुल अनाथ नहीं हुआ है। उसकी डांट सुनकर वह उनकी गोद में सिर रखकर रोता तो कुछ हल्का हो जाता, लेकिन वे स्वयं रुआंसे से रहते और वह बहुत असुरक्षित महसूस करता। उसकी समझ नहीं आता था कि वह कहाँ जाए, किससे अपने मन का दुख बाँटे। माँ के जाने का दुख उसे इतना अकेला कर गया था, फिर पिता की गिरती सेहत से लगता कहीं उन्हें भी ना कुछ हो जाए। जीवन असमंजस भरा लगता। कभी उपद्रव करता पिता को चिढ़ाने के लिए, तो कभी उसे चिंता होती उनकी गिरती सेहत के कारण।
देवांश बहुत परेशान था, समझ नहीं आता था क्या करे। पढ़ने में होशियार था, इसलिए 12वीं में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, लेकिन इतने अच्छे अंक भी नहीं आए कि किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता। जिस कॉलेज में दाखिला मिला, उसमें बच्चे पढ़ने के अलावा हर काम में दिलचस्पी लेते थे। उसे भी अपने अंदर के क्रोध और ऊर्जा को व्यय करने का रास्ता मिल गया। रात दिन किसी से भी उलझ जाता और मार पिटाई कर बैठता। जब झगड़ा बहुत बढ़ जाता तो बात शिक्षकों और प्रिंसिपल तक पहुंच जाती। डांट और कॉलेज से निष्कासित करने की धमकियों का तब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। स्वयं नहीं जानता था उसे क्यों इतना गुस्सा आता था, क्यों वह इतना बेकाबू हो जाता था। प्रिंसिपल जब पिता को बुलाकर देवांश की शिकायत करते, तब उसके पिता सिर झुकाकर प्रिंसिपल की बातें सुनते। आखिरी में हाथ जोड़कर उसकी तरफ से माफ़ी मांगकर निकल जाते। जब माँ जीवित थी, तब भी जगदीश ने देवांश को कभी डांटा नहीं था, बस लाड़ करता था। अनुशासित करने का काम दिव्यानी का था। देवांश उससे डरता भी था और अपने मन की बात भी उससे ही करता था। उसकी फरमाइशें तो जगदीश पूरी करता था, लेकिन देवयानी की स्वीकृति अवश्य थी। देवांश को गुस्सा इस बात पर आता, पिता उससे पूछते क्यों नहीं कि उसने झगड़ा क्यों किया है। वह पागल थोड़ी ना था जो बिना बात के किसी से भी लड़ेगा। कोई बात बुरी लगी होगी दूसरे की, ठीक है, वह गुस्से में बेकाबू हो जाता था, लेकिन कारण जानने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास क्यों नहीं करते थे। पिता के माफ़ी मांगने का मतलब था सारा दोष देवांश का था। ऐसे ही एक बार फुटबॉल खेलते हुए किसी लड़के ने उसको जानबूझकर धक्का दे दिया, जिसके कारण वह ज़मीन पर गिर गया और हाथ में आई बॉल विरोधी टीम ने लपक ली। आखिरी मिनट चल रहा था, देवांश की टीम वह मैच हार गई। देवांश ने मैच के तुरंत बाद उस लड़के को सबके सामने इतना मारा कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बात पुलिस तक पहुंच गई। कॉलेज से उसे निष्कासित कर दिया गया। जगदीश ने भाग-दौड़ करके उसको पुलिस केस से किसी तरह बचा लिया, लेकिन कॉलेज में पुनः दाखिला नहीं दिलवा सका। सुगंधा बहुत भावुक हो गई थी। कुछ पल उसे लगे संयत होने में। उसने आगे बोलना फिर शुरू कर दिया। मैं उनसे भावनात्मक स्तर पर जुड़ने लगी थी। मेरे मन में उनके लिए इज्जत शुरू से थी, लेकिन अब मैं उनके प्रति दया का भाव रखने लगी थी। उनकी परेशानी मुझे अपनी परेशानी लगती। उनका अकेलापन मैं समझ रही थी। पिता के रूप में मुझे नहीं मालूम कितने सक्षम थे वे तुम्हारी नज़रों में, लेकिन मुझे उस समय भी एक भावुक, दुखी और परेशान इंसान नज़र आते थे। मुझे लगता था तुम उद्दंड और बदतमीज़ बच्चे हो, जिसके कारण वे इतने अधिक परेशान हैं। जब भी तुम्हारे कॉलेज से शिकायत आती, उनका चेहरा उतर जाता। वे बोझिल कदमों से तुम्हारे कॉलेज जाते। आने के बाद बहुत दुखी होते। कहते, ऐसा तो नहीं था मेरा देवू, क्या हो गया है उसे? मुझसे बात नहीं करता, मेरे पास बैठता नहीं। पहली बार देवांश ने सुगंधा को टोका। वे स्वयं क्यों नहीं बोलते थे मुझसे? मेरे करीब बैठकर मुझे गले लगाते। देवांश के अचानक बोलने से सुगंधा चौंक गई। फिर कुछ पल इंतजार करती रही कि देवांश कुछ और बोलेगा, लेकिन वह खामोश हो गया था। तो सुगंधा बोलने लगी। मैंने भी यही बात कही थी। कहा था देवांश अभी छोटा है, उसे आपके सहारे की आवश्यकता है। इस समय आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। तो वह बोले, नहीं रही मुझ में हिम्मत। मेरी हिम्मत देवयानी थी। मानसिक तौर पर बहुत स्ट्रांग थी। मैं तो उसकी परछाई था। उसके बिना दिशाहीन हूँ। देवांश को देखता हूँ तो उसकी छवि नज़र आती है। उसके पास नहीं बैठा जाता मुझसे। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगा। क्या करूँ समझ नहीं आता है। देवांश पहली बार जगदीश को केवल एक पिता नहीं, एक इंसान के रूप में देख रहा था। ऐसे कमज़ोर पुरुष के रूप में जिसे उस समय स्वयं सहारे की आवश्यकता थी। वे उसे क्या मार्गदर्शन देते? वे स्वयं भटके हुए थे। सुगंधा बोलती जा रही थी। फिर पुलिस केस बना तो वह बहुत घबरा गए। किसी तरह से केस तो दबा दिया, लेकिन बार बार यही बोलते रहे, मैं देवयानी का गुनहगार हूँ। देबू बिगड़ता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सका। देवयानी के जाते ही सब कुछ खत्म हो गया है। अब मैं देवू को नहीं संभाल सकता। उस कॉलेज में दोबारा एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं। मुझे उसे हॉस्टल भेजना पड़ेगा। सुगंधा बाथरूम चली गई। देवांश को याद था वह दिन
जब पिता ने बेरुखी से उससे कहा था, तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। देवांश के लिए यह निर्णय एक असहनीय था। उस घर को छोड़ना जिसमें माँ की याद थी। सुबह शाम ही सही पिता नज़र तो आ जाते थे, लेकिन उसका ईगो सामने आ गया। उसने प्रतिरोध नहीं किया। वैसे भी दफ्तर के कुछ लोग आकर उसके कान भरने लगे थे। उसके पिता पर सुगंधा के प्रभाव के बारे में दबी जबान में उसको बता जाते। उसे विश्वास नहीं होता था कि माँ के गुजरने के इतने कम समय में उसके पिता ऐसी ओछी हरकत कैसे कर सकते हैं। एक बात का तो उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके पिता उसकी मॉम को दिलो जान से चाहते थे। उसको पक्का यकीन हो गया था कि उसके हॉस्टल भेजने के पीछे सुगंधा का हाथ है। सुगंधा से मिला नहीं था तब तक, लेकिन उसके प्रति दिमाग में जहर घुलने लगा था। जहन में यह शक भी पैदा होने लगा था कि माँ की मृत्यु से पहले ही पिता का झुकाव सुगंधा की तरफ तो नहीं हो गया था, इसलिए अस्पताल कम आते थे और दफ्तर चले जाते थे। सुगंधा जब आकर बैठी तो देवांश गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे हमेशा से यह विश्वास था कि मेरे हॉस्टल जाने के पीछे तुम्हारा हाथ है। बल्कि मुझे लगता है कि मॉम की डेथ से पहले ही तुमने डैड पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। सुगंधा उदास स्वर में बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझते हो। मैंने तुम्हारे डैड के विषय में इस तरह से कभी नहीं सोचा था। हाँ, तुम्हारे हॉस्टल जाने के विचार का मैंने समर्थन किया था। आइडिया तुम्हारे डैड का था, लेकिन तुम्हारे डैड की गिरती सेहत और टेंशन को देखते हुए मुझे लगा कि उनकी दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सही निर्णय था। तुम्हारे डैड का कुछ तो टेंशन कम होता, लेकिन भट्ट साहब ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस समय तुम्हें अपने डैड की सख्त ज़रूरत है और दूर भेजने का मतलब है तुम्हें हमेशा के लिए अपनों से दूर कर देना। लेकिन तुम्हारे डैड को लगता था अगर परिस्थितियाँ ऐसे ही चलती रहें तो उनका सिर फट जाएगा, वे पागल हो जाएंगे। सुगंधा जल्दी जल्दी बोल रही थी। उसे डर था कहीं देवांश बीच में टोक ना दे या आगे बोलने को मना ही ना कर दे। उसे हमेशा लगता था देवांश की नफरत उसके प्रति जिन कारणों से थी, उनमें एक कारण उसका हॉस्टल जाना भी था, जिसके लिए वह उसे उत्तरदायी मानता था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, तो उसने विराम ले लिया और चुप हो गई। देवांश उसके रुकने पर कुछ बोला नहीं, लेकिन ये विचार अवश्य आया उसके दिमाग में कि अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए उसके पिता ने उसके अंदर अवसाद की करवाहट भर दी। माँ के सामने उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि उसके पिता इतने कमज़ोर थे मानसिक रूप से। वह उन्हें एक स्नेहिल पिता के रूप में देखता था। पिता का निर्णय सुनकर उसने निश्चय किया था कि उसे भी किसी की आवश्यकता नहीं है। अब वह किसी के मुंह की तरफ नहीं ताकता रहेगा संरक्षण और साथ के लिए। अकेला है और अकेले ही दुनिया का सामना करेगा। उस समय उसे पिता और उनके आसपास के हर इंसान से नफरत सी महसूस होने लगी थी। सुगंधा के बारे में तो उसने ऑफिस के लोगों से सुना ही था। सारा दिन जगदीश के आगे पीछे घूमती रहती है, उन्हें अपने बस में करने की कोशिश करती है। पता नहीं दवा के नाम पर भी क्या खिलाती है। नाश्ता खाना भी घर से लाती है, उसमें भी कुछ बसीकरण का टोटका ना मिला लाती हो। जिस तरह से जगदीश उसकी हर बात मानते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, पक्का भी उसके बस में है। यह बात सुन सुनकर देवांश को यकीन हो गया था कि सुगंधा और उसके पिता के बीच कुछ चल रहा है। जवाहर की बात तो उसे बहुत कड़वी लगी थी। जब उसने कहा था मम का जाना ही ठीक था, वह इतनी तकलीफ़ में थी। उस समय देवांश को लगा था कि उसकी माँ जैसी भी थी, कम से कम उसके पास तो थी। रात दिन उनको देख तो लेता था। उनके जाने के बाद ऐसा लगा वह कभी थी ही नहीं, बस उनकी छवि दिमाग में रह गई थी। जवाहर बहुत शांत रहता था और उसको पहले जब भी मिलता था बहुत स्नेह देता था, लेकिन उसे उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। देवांश जब हॉस्टल गया तब उसने कठोरता से निर्णय लिया कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। वह एक तरह से अपनी भावनात्मक डोर तोड़कर गया था। उसे अब पिता की आवश्यकता केवल कॉलेज की फीस भरने के लिए थी। हॉस्टल में शुरू में उसका मन नहीं लगा था, लेकिन वह पक्के इरादा करके आया था। 4 साल वह चाहे जो हो जाए
वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। साथ के छात्रों ने उसे तंग किया, लेकिन वह दृढ़ता से टिका रहा। रोना और भावुक होना उसने बंद कर दिया। वह केवल अपने काम पर ध्यान देता, ना किसी से हंसता, ना बोलता। धीरे धीरे सब छात्रों ने उससे उलझना छोड़ दिया। कुछ गंभीर छात्रों में उसकी पहचान हो गई और उसके 2-3 दोस्त बन गए। छुट्टियों में भी घर नहीं आता था, न पिता बुलाते थे। अपने दोस्तों के घर चला जाता या वहीं हॉस्टल में अकेले रहकर समय काट देता था। उसे अब भावुकता और कमजोरी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपने आप को शारीरिक और मानसिक स्तर पर कठोर बनाया। उसका लक्ष्य इतना पैसा कमा लेना था कि लोग उसके आगे झुकने को मजबूर हो जाएं। देवांश का अब सुगंधा की बातें सुनने का आगे बिल्कुल मन नहीं था। वैसे भी इतनी पुरानी बातों से अब क्या लाभ। फिर सुगंधा ये सब क्यों बता रही थी, उसकी समझ के बाहर था। अगर वह उससे संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रही थी तो वह असफल रहेगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में प्लीज़।